यार इसको भेज दें यार, शुरू हो गई यार वो। क्या आ गया? नहीं तो मुझे क्यों नहीं वॉइस आ रही? अस्सलाम वालेकुम उमैर और मसूद साहब, अपना माइक जो अनम्यूट कर दें ताकि आपकी आवाज भी सुनी जा सके। ये कौन? जी वालेकुम अस्सलाम इज़्ज़त साहब। वालेकुम सलाम। आई एम सॉरी, मैं ज्यादा कोई इस वक्त पार्टिसिपेट नहीं कर सकूंगा बिकॉज आई एम ड्राइविंग राइट नाउ, तो फिर बाद में आप लोगों के साथ। ओके ओके ओके। वो इफाम होंगे। भाई एससीसीबी ने अरेंज करवाया होगा ना सेमिनार। ये है सीडीसी, मतलब ये एमबीएफए जी वो सर थैंक यू सर। जी हाँ सर, टाइम से शुरू कर दें। ओके ओके सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि आपके इल्म में है कि ये एक IFRS 9 के हवाले से हम सेमिनार का आगाज़ कर रहे हैं, और जो कि आपके इल्म में है, सब जानते हैं, और जो कि हॉल में मौजूद हैं ज़्यादातर जो हैं CFOs हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की हुई थी जिसको हमने वेलकम किया और हमने ये सेमिनार अरेंज किया है, और बड़े एक्सपर्ट लोग हमने जो हैं इनवाइट किए हैं। एनी हाउ, आपके ये भी इल्म में होगा कि ये प्रिंसिपल, ये गाइडलाइन, ये स्टैंडर्ड जो है जून 2024 को ये इफेक्टिव हो जाएगा, लागू हो जाएगा। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी था कि हम अपने जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, CFOs वगैरह हैं, उनको एजुकेट कर सकें ताकि वो प्रॉपरली एरर फ्री फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सके। मैं चाहूँगा इससे पहले कि मैं महफूज साहब को इनवाइट करूं कि एक वेलकम एड्रेस दें, उससे पहले मैं चाहूँगा कि तिलावत कलाम पाक पेश करूं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जनाब महमूद भाषा साहब, आप आइए। महफूज बादशाह साहब हमारे चेयरमैन एसोसिएशन हैं और पाक गल्फ लीजिंग के CEO हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं स्पीकर्स को और जो पार्टिसिपेंट्स हैं इनको वेलकम करता हूँ इस इंटरैक्टिव सेशन में। ये सेशन जो है इट वाज लॉन्ग ओवरड्यू। जब से ये अडॉप्शन का कहा गया तो इसके बारे में काफ़ी मिसगिविंग्स भी हैं और कंसर्न्स भी हैं।
तो इसमें ज़रूरत थी कि एक ऐसा इंटरेक्टिव सेशन किया जाए ताकि कुछ हमारे मेंबर्स हैं जो इसको अडॉप्ट कर चुके हैं, कुछ ने अडॉप्ट करना है। जिन्होंने अडॉप्ट करना है उनके माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी कि हाउ टू गो अबाउट इट, और जिन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है अगर उनके कोई कंसर्न्स हैं तो वो भी सामने आ जाएंगे, और उसको फिर उम्मीद है कि वर्दी स्पीकर्स जो है बेस्ड ऑन देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस उन इश्यूज को एड्रेस कर देंगे। हमारे आज हमारे जो है मैं बारी बारी इनका तारफ आपसे करता हूं। बंद ये खुला तो नहीं है किसी? क्या मैं बारी बारी अपने जो वर्दी स्पीकर हैं इनका तारफ करा दूं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन। फाद फहीम साहब, ACCA, हेड मिडिल ऑफिस एंड ऑपरेशनल रिस्क, पाक ब्रुनाई इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, ये हमारे आज के मेन स्पीकर हैं। Mr. Fahd Fahim is a financial risk management professional with over 13 years of experience in risk management of financial institutions. He is currently working as head of enterprise risk management in Park Brunei company and Park Brunei Investment Company Limited. Mr. Fahd specializes in financial and non-financial risk management as well as business continuity and disaster planning. His experience includes implementation of different regulatory and accounting standards, including Basel Accord and IFRS 9. Mr. Fahd holds a master's degree in risk management from Sheffield Business School, UK, and is a fellow of Association of Chartered Certified Accountants, ACCA. He is also a member of Board of Studies, Institute of Business Management, governing body that approves undergraduate and postgraduate curriculums for risk management and actuarial science programs. Mr. Fahd has also been associated with IUBM as visiting faculty for different courses in financial market certifications. आपका माशाल्लाह वो ये ब्रीफ देख के मुझे लगता है आप अंडर यूटिलाइज्ड होंगे पाकिस्तान में। ये दोनों ये फील्ड जो है ना ये इधर अंडर डेवलप्ड है, रिस्क मैनेजमेंट भी और एक्चुअरियल। हमारे दूसरे वर्दी स्पीकर जो है वो दानियाल अहमद साहब हैं। ही सीनियर मैनेजर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, पाक ब्रुनाई। अच्छा, सारे अच्छे लोग पाक ब्रुनाई में। Mr. Danial Ahmed began his professional career in 2013 after completing Bachelor in Actuarial Science and Risk Management 2012 and MBA Finance in 2020. He's an avid risk management professional specialized in applying quantitative risk modeling techniques. The domain involves calculating probability of default using statistical techniques, mainly comprising of advanced regression analysis. Body ethnic technical terms are fairly the currently associated with leading position in the Park Brunei Investment Management as senior manager, risk qualifications and analytics unit. Versatile experience of around 10 years, experience with a demonstrated history of working in the banking industry, Al Falah, Faisal, Dubai Islamic, Bank of Punjab, skilled in Basel II, IFRS 9 and credit risk modeling, corporate, wholesale and retail, scorecard development, model validation and stress testing. Welcome ji. हमारे तीसरे वर्दी स्पीकर मिस्टर मोहम्मद अदनान शकील हैं। ये CFO एंड कंपनी सेक्रेटरी है सिंध मुदारबा के, और इन्हें मेरे ख्याल में ये सिंगुलर ऑनर जाता है कि इन्होंने विद इन द हाउस आपने डेवलप किया है। So Mr. Adnan commenced his career in 2008. He has nearly 14 years of diversified working experience in various senior positions in Mudarba and auditing sector. He has an extensive exposure in financial forecasting, IFRS standards, budgeting, printing, and secretarial compliance. He is a CA finalist and a member of Pakistan Institute of Public Finance Accountants. He holds a bachelor's degree in commerce and has a procurement certification from Sindh Public Procurement Regulatory Authority. He is also a member of the executive committee of NBFI and Mudarba Association of Pakistan,
Prior to joining Sindh Mudarba, he remained associated with Grant Thornton Anjum Rahman Chartered Accountants. Welcome जी. मैंने इनवाइट करना है स्पीकर को कि आप करेंगे? अच्छा चलिए शकील साहब, चूंकि आपने आपकी मसरूफियात हैं, अदनान आपने पहले जाना है, टेक द फ्लोर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एक्चुअली मेरा सेशन सेकंड था क्योंकि कुछ कमिटमेंट्स हैं, उसकी वजह से मेरा फर्स्ट सेशन कर दिया गया. ऑल्दो फहाद साहब ने माशाल्लाह प्रेजेंटेशन ओवरऑल कवर कर ली थी, तो सिंपल मैं भी वही करता तो डुप्लीकेशन हो जाती इनकी काफ़ी. तो मेरा सिंध मुदारबा का एज एक मॉडल है, ECL मॉडल मेरा वो पोर्शन है, तो वो मैं पहले प्रेजेंट करना चाहूँगा क्योंकि ये इसका द सिंपलेस्ट वे ऑफ कैलकुलेटिंग ECL. इससे पहले कुछ ICAP की मुदारबास के लिए मुदारबास के लिए ICAP में वैसे ही गाइडलाइन पूरी एक दे दी है मार्च 2022. जी बताइए. वो भी देखते जिसको ICAP भी 14 पेज की ये NB5 में पूरी शेयर है, एसोसिएशन को शेयर कर दिए, जिसको अगर ये काफी डिटेल्ड है. इसमें भी ICAP ने मुदारबा के रेगुलेशन है, लोकल बॉडी हमारा मुदारबा और IFRS इंटरनेशनल. माइक दे दो. हेलो हेलो. ICAP ने फिर मुदारबा रेगुलेशंस को देखते हुए, क्योंकि IFRS एप्लीकेबल इन पाकिस्तान है और पाकिस्तान के एक लोकल लॉज भी हैं, कि उसमें फिर एक कंफ्यूजन थी कि ये अप्लाई करें कि IFRS अप्लाई करें. तो ICAP ने बड़े अच्छे तरीके से इसको एक टेबल में गाइडलाइन इशू की है कि उन्होंने भी पास प्रैक्टिस को देखते हुए, क्योंकि जो कस्टमर्स के पास ट्रेंड्स हैं उस पर देखते हुए कि चार्ट डिज़ाइन किया है. ये काफ़ी फ्रूटफुल है, हमने भी अडॉप्ट किया हुआ है ये, और एसोसिएशन अगर चाहे जो मेंबर्स हैं वो भी कर सकते हैं. मुदारबा रेगुलेशन में के लिए 90 डेज के बाद आपका सस्पेंशन जाता है, 180 के बाद सब स्टैंडर्ड डाउटफुल लॉस. इसी को मिनिमम प्रोविजन किस तरह से मुदारबा रेगुलेशन की वो यहाँ पे प्लॉट कर दिए. इसके साथ ही ये इसके साथ ही एलोकेशन IFRS 9 में, क्योंकि इस IFRS 9 बेसिकली जब ये आया, पहले IAS 39 था, वो एक्चुअल बेस पे प्रोविजन की बात करता, तो IFRS 9 ने आके इसको एक्सपेक्टेड बेस पे कन्वर्ट किया कि आगे जाके उसके क्या कंडीशंस होते हैं कस्टमर्स के, आपके जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसकी बेस पे प्रोविजनिंग करें. ये मेजर एक फर्क है IFRS 9 का. और दूसरा है कि पहले एक क्लासिफिकेशन होती थी AFS में अवेलेबल फॉर सेल में, उसका एक ट्रीटमेंट चेंज किया. ये मेजर दो चेंजेस थे, ECL और ये. बाकी इसको फहाद साहब काफ़ी डिटेल्ड में आपको एक्सप्लेन कर देंगे. मेरा पोर्शन सिर्फ जो मैंने मॉडल हमने अडॉप्ट किया हुआ है, एक इन हाउस मॉडल बनाया है वर्किंग ECL की, मेरा पोर्शन वही. तो इसी को बेस करते हुए उस ICAP ने फुल कहा कि IFRS 9 में जो ECL मॉडल है एंड एज पर मुदारबा रेगुलेशन जो भी हायर होगा, स्टेज 1 और 2 में तो मुदारबा रेगुलेशन कुछ नहीं कहता. तो बेसिकली स्टेज 1-2 के लिए आपको एक पास प्रैक्टिस पे पूरी एक एनालिसिस करके, इसमें रिस्क मैनेजमेंट फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं सारे, उसके कस्टमर्स के फाइनेंशियल्स हो गए, उसकी कंडीशंस हो गई, सेक्टर, वो सेक्टर किस तरह परफॉर्म कर रहा है, ये सारे रिस्क मैनेजमेंट फैक्टर्स हैं, इसको कंसीडर करके एक वर्किंग बनाई है. तो वो खोल मैं अब ये जी सर, वो बेसिकली स्टेज 1-2 में 12 मंथ लॉस के लिए जाता है, और फिर स्टेज 3 परमानेंट. इसको स्टेज 1 है परफॉर्मिंग एसेट्स, स्टेज 2 है आपका अंडर परफॉर्मिंग, जो कि 30 to 90 डेज के अंदर ही अंदर आता है, और देन फिर ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से. जी स्टेजेस बेसिकली, क्योंकि काफ़ी डिटेल इन्होंने कहा था, मैं भी फिर वही प्रेजेंट करता तो फिर डुप्लीकेशन होती, और आपको पता है प्रीशियस ऑफ टाइम है सबके साथ.
एग्जैक्टली हायर वो प्रोवाइडर बेसिकली जो मुदारबा रेगुलेशन है ना वो टाइम बेस देता है आपका 90 डेज में, लेकिन IFRS 9 टाइम बेस नहीं है। IFRS 9 तो डे 1 से कहता है आप असेस करें। बहुत बड़ा फर्क। एग्जैक्टली एग्जैक्टली हर रिपोर्टिंग पीरियड पे दोनों कैलकुलेट करते हैं हम लोग भी। जैसे मार्च 21 का मैंने एक सैंपल पे बेसिस पर मार्च 21 का मैंने एक सैंपल, ये हर रिपोर्टिंग पीरियड पे विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एंड कैट डिपार्टमेंट डाटा एक्सट्रैक्शन करके उसकी एक एनालिसिस बना के हम हर रिपोर्टिंग पीरियड पे कैलकुलेट करते हैं। ऑल्दो ECL में जो प्रोविजन है आपका वो बहुत कम आता है और जो स्पेसिफिक है ज्यादा है, तो ICAP ने भी ये अलाउ कर दिया है कि विच एवर इज हायर आप ले लो। अगर आपका ECL हायर आ रहा है तो आपको डिफरेंशियल प्रोविजन पास करना है, अगर आपका स्पेसिफिक ज्यादा आ रहा है वैसे ही उससे तो आपको बस कैलकुलेट करके ऑडिटर्स को दिखा दें कि भाई हमने अप्लाई करके कैलकुलेट किया है ICAP की गाइडलाइन के हिसाब से हमारा स्पेसिफिक ज्यादा है तो ये प्रोविजन नहीं है। ECL वाला प्रोविजन से ज्यादा स्पेसिफिक तो ECL, क्योंकि ECL लेट सपोज 20 मिलियन आया और आपका स्पेसिफिक ऑलरेडी 30 मिलियन प्रोवाइडेड है तो यू आर ऑलरेडी कवर्ड प्रोविजनिंग के लिहाज से। मेरा ध्यान में ये लॉजिक ये है कि जो आपका इन्वेस्टर है या शेयर होल्डर है उसको पता चले कि मैक्सिमम रिस्क जो है रिस्क हमने कैटर किया हुआ है। ये उसके एग्जैक्टली फॉर्म डिसीजन करे। एग्जैक्टली क्योंकि एवरी रिपोर्टिंग पीरियड पे हम वर्किंग बना लेते हैं, फिर ऑडिटर से वेट करवा रिव्यू करवा लेते हैं तो ऑडिटर सेटिस्फाइड होता है। जनरल प्रोविजन बेसिकली हमारा सिंध मुदारबा में एक हमने बोर्ड से पॉलिसी भी, जब ये IFRS 9 नहीं आया था इन 2016 हमने एक जनरल प्रोविजन की पॉलिसी पास कराई हुई थी विद अ क्लीन पोर्टफोलियो। जो हमारा क्लीन पोर्टफोलियो हम उस पर भी प्रूडेंट बेस पे जनरल प्रोविजन मेंटेन करके रखते थे कि आगे जाके कुछ मिसहैप होता है तो हमें हिट ना पड़ जाए। तो ये हम मैक्सिमम रिस्क को कैटर करके चल रहे होते थे कि हमारा ये जो सिंध मुदारबा में जो ये बेसिस हैं, जो ये पूरा एक बेसिकली ये मैट्रिक्स ये कैलकुलेशन की बेसिस है, इसमें हमने किया था मैडम और ऊपर होगा और ऊपर जो फाइनेंस हमारे फाइनेंस एसेट है, जाहिर बात है मुदारबाज में जो फाइनेंसिंग होती है वो एसेट बेस्ड ही है। विदाउट एसेट बेस्ड भी एक IFRS 9 कहता है कि आप जो भी आपका एसेट है उसकी भी वैल्यू को कंसीडर करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम एसेट डेप्रिशिएट होता है। तो इसको हमने बेसिस में इंक्लूड किया था। हमने जो प्लांट एंड मशीनरी है उस पे 10% रखा था और व्हीकल्स पे 20% रखा था, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी की लाइफ ज्यादा होती है तो उस पर डेप्रिसिएशन 10% एंड व्हीकल के लिए 20%। क्योंकि आज मैं फाइनेंसिंग करता हूँ ये बेसिकली ECL मॉडल के लिए ये परसेंटेज, क्योंकि कोई ना कोई बेसिस तो आपको बनानी है, उसके बगैर आप कैलकुलेशन कर नहीं सकते। फिर लॉस गिवन डिफॉल्ट तो हमने इसमें निकाला था कि LGDs अराइव बाय डिडक्टिंग वैल्यू ऑफ कोलैटरल फ्रॉम आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल। कोलैटरल इंक्लूड बोथ फाइनेंस एसेट ओन्ड बाय मुदारबा एंड एडिशनल कोलैटरल। दोनों को कंसीडर करने के बाद इसके बाद जो भी आपका डिफरेंशियल है बेसिकली LGD मेन लॉस गिवन डिफॉल्ट निकालना है ECL में। लॉस गिवन डिफॉल्ट निकलता है कैसे कि आपके जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है, हर रिपोर्टिंग पे आप आउटस्टैंडिंग कस्टमर्स का प्रिंसिपल लेंगे, देन उसका एक्चुअल कोलैटरल देखेंगे, क्योंकि मुदारबा में है कि 3 इयर्स के बाद दोबारा से वैल्यूएशन करनी पड़ती है और उसका 50% कंसीडर करना पड़ता है। तो उस वैल्यू को लेते हुए आप ये हर ईयर में फिगर्स आपकी ये चेंज होंगी। इसमें आपके कैड और रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होगा, क्योंकि IFRS वर्किंग इज नॉट ओनली द फाइनेंस डिपार्टमेंट की ये है, क्योंकि एज ए कलेक्टिव, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको रिस्क की तरफ से आएगी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको कैड डिपार्टमेंट देगा। ये भी आपको इसमें शीट में मैं आपको एलिब्रेट कर दूँ। फिर जी 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 टेंजिबल जी एग्जैक्टली
नहीं टेंजिबल, टेंजिबल मीन्स के हाँ ठीक है, टेंजिबल बेसिकली टेंजिबल। इसमें ये हमारे पास प्रॉपर्टी, हाँ मॉर्गेज जो एक्स्ट्रा करवाते हैं कि रिस्क कवर करने के लिए। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट वो पूरा कैलकुलेशन आपको नेक्स्ट में दे देंगे। सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट निकलेगा, इसका पूरा क्रक्स है, मल्टीप्लाई बाय आपने जो पास्ट प्रैक्टिस देखते हुए ट्रेंड, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, तो प्रोबेबिलिटी एक निकलेगी, देन प्रोबेबिलिटी, फिर देन मल्टीप्लाई बाय आपका निकलेगा कि किस परसेंटेज से आपके चांस है कि डिफॉल्ट करेगा, वो चांस निकलेगा, यानी रेट जिसको कहते हैं प्रोविजन रेट थे। लॉस गिवन डिफॉल्ट मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, देन मल्टीप्लाई बाय आपका जो एवरेज रेट निकला है कि इतना % चांस है कि ये डिफॉल्ट करेगा। तो ये पूरी एक बेसिस है जिसमें से आई कैप को ही देखते हुए पास ड्यू हमने कैटेगरी ए बी सी बना दी है। 30 डेज तक लेस देन 30 डेज ए है, बी कैटेगरी में 31 to 90 है, सी कैटेगरी में पास ड्यू मोर देन 90 डेज, जो कि हमारा मुदारबा रेगुलेशन भी कहता है कि आप सस्पेंड कर दें उसके बाद। अब आप हिस्टोरिक डाटा पे आते हैं, तो क्योंकि हमारा मुदारबा 2015 में शुरू हुआ तो हमने 16 से लेना शुरू किया। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा हिस्टोरिकल डेटा। यहाँ से हमारा क्वालिटेटिव निकलेगा कि प्रोबेबिलिटी निकलेगी कि कौन सा कस्टमर कितनी दफ़ा डिफॉल्ट में गया। अब ये आपको जैसे जैसे आपका ईयर बढ़ता जाएगा, नेक्स्ट ईयर आप जैसे हमने 19 में करा था तो 16 से स्टार्ट किया था, क्योंकि फर्स्ट फाइनेंसिंग 16 में। बेसिकली ये केसेस है कि कौन कौन से साल में कितने केसेस हुए, आपने कितनी डिसबर्समेंट्स करी, देन उसका 1 ईयर पे, जैसे IFRS 9 कहता है कि 1 साल के अंदर अंदर कितने डिफॉल्ट पे गया और लाइफ टाइम पे कितना गया। ठीक है, तो जैसे वो लाइफ टाइम में कहता है कि कैटेगरी सी और 90 डेज, ABC पीछे आपको सब बेसिस में 90 डेज और ये आगे आएगी भी, वो आगे 30 डेज 31 to 90 एंड मोर देन 90, ये ABC थोड़ा सा जी। डिफॉल्ट मींस कि वो ओवर ड्यू, टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा है। अगर विद इन 30 डेज होगा तो कैटेगरी ए में जाएगा, अगर इसका डिफॉल्ट का फिर भी पेमेंट नहीं कर रहा 60 डेज तक जाएगा तो वो बी में गिर जाएगा। डिलेज बेसिकली आपका आप बेसिकली IFRS 9 कहता है कि पास्ट प्रैक्टिस को भी देखते हुए कि आपका कस्टमर का पेमेंट या आपका रिकवरी का ट्रेंड क्या है, नहीं आया डिफॉल्ट की कैटेगरी में ना। एग्जैक्टली मैं वो इसी पे आ रहा हूँ। आप बेसिस कहीं ना कहीं से तो बनाएंगे ना, आप पास्ट ट्रेंड्स को देखते हुए फ्यूचर की प्रोविजन करेंगे, ये है बेसिस। बेसिकली अभी मैं पास्ट ट्रेंड से जो आपकी प्रोबेबिलिटी है उस पे जा रहा हूँ, फिर लास्ट में लॉस गिवन डिफॉल्ट, देन ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी एंड जो रेट आएगा एवरेज रेट, क्योंकि स्पेसिफिक रेट तो IFRS 9 ने अब दिया नहीं, अब ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर है। हमने जो वर्किंग बनाई है हमने कोई कांस्टेंट रेट नहीं रखा कि ये इतने पे, हम बेस्ड ऑन द पास्ट प्रैक्टिस। अब प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, कौन सा क्लाइंट कब कब कितने कितने साल में डिफॉल्ट पे गया, कैटेगरी ए में कब आया। अब जैसे ये 16 है, 17, देन नीचे 18 19 तक पूरा 21 तक जाएगा। इसी तरह इसके आगे मैडम इसको आगे करेंगे। अब इसी में देखें 18 मेरे जो ये 16 में था ये पूरा ट्रेंड चल रहा है, 18 में कितनी दफा गया, 19 में कितनी दफा गया, इस तरह पूरा एक प्लॉटिंग हो जाएगी आप। डेटा ये 5 साल का है। हाँ 5 साल का। अब ज्यादा हो जाए तो मैक्स 5 इयर्स का इनफ होता है, क्योंकि हमने हाँ 5 साल बहुत है। ये डाटा आप वाइप पीछे जाता जाएगा तो पहले साल खत्म होते जाएंगे। तो ये बेसिकली एक एनालिसिस है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हम वहां से कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो फिर मैडम इसके नीचे आइए, ये फिर प्लॉटिंग करी इस पेज पर, ये प्लॉटिंग करिए कि ये केसेस हमारे पहले सही चल रहे थे, ये डिफॉल्ट पे भी नहीं गए ना 90 डेज। हाँ 3 केसेस ऐसे थे, जो 3 कस्टमर ऐसे थे जो लाइफ टाइम में गए 90 डेज क्रॉस कर दिए। इसी तरह फिर आगे हमने निकाला इसी बेसिस पे कि यहाँ पे 25 में से ये 20% 5 ये गया, 5 क्लाइंट गए इसी ईयर के। ये सारी प्लॉटिंग चल रही है, इधर ईयर चल रहे हैं उधर प्लॉटिंग चल रही है।
फिर नीचे आए, फिर ईयर 2019 में लाइफ टाइम में तो कोई नहीं गया, जो ऑलरेडी वापस सही हो गए, लेकिन 1 ईयर में 10 कस्टमर हो गए, क्योंकि आप जैसे जैसे ईयर बढ़ेंगे वैसे वैसे कस्टमर्स बढ़ते जाएंगे, कस्टमर्स आप देखें बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह लाइफ टाइम में इसमें पूरे साल की, हर साल की प्लॉटिंग होगी, कस्टमर कौन सा कितने साल तक जाएगा। अब जो 17 से शुरू होगा तो वो प्लॉटिंग में आगे अगर क्या वो 17 ईयर से स्टार्ट करेगा, लेकिन बैक पे है नहीं। 18 वाला 18 में जाके पता चलेगा 17 में 30 डेज के बाद, क्योंकि हर रिपोर्टिंग पीरियड पे हो रहा है, तो ईयर एंड पे, तो ये रिपोर्टिंग पीरियड पे प्लॉटिंग होगी। कस्टमर्स के आगे नीचे आ जाए, ऐसे ही सारे साल की होगी सर। नहीं अच्छा, हमने उसके बाद सारे साल निकल आए ये अब्दुल रशीद है, मार्च 21 में आके फिर मैंने क्या किया, पूरे साल का जो बैक पे पास प्रैक्टिस थी उसका एक वेट निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया कि लाइफ टाइम में मेरे नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने लाइफ टाइम में परसेंटेज, कितना परसेंटेज एवरेज पे गया है। तो मेरी प्रोबेबिलिटी लाइफ टाइम के लिए 10% आ गई। ये 10, ये बेसिकली 10.42 है, ये राउंड होगा 10.42% मेरी 1 ईयर में प्रोबेबिलिटी आ गई कि ये मेरा डिफॉल्ट पे जाएगा। और लाइफ टाइम मेरे जो कस्टमर है, क्योंकि IFRS 9 पूरे पोर्टफोलियो पे बात करता है, ना कि इंडिविजुअल स्पेसिफिक पे, मेरी वेटेड एवरेज आ गई लाइफ टाइम पे 8। ये हमारी आ गई प्रोबेबिलिटी की परसेंटेज बेस्ड ऑन द कस्टमर्स ट्रेंड। अब मैडम अब शीट पे आ जाए, इस पे पहले एक हमारे पास एक एलिमेंट आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी का। अब एक एलिमेंट है लॉस गिवन डिफॉल्ट निकालना है मुझे, और फिर थर्ड एलिमेंट लास्ट में रह जाएगा कि प्रोबेबिलिटी भी आ गई, किस परसेंटेज से मैं इसको प्रोवाइड करूं, 5% लूं, 10% लूं, क्योंकि IFRS 9 में कोई परसेंटेज डिफाइन नहीं है बेस्ड। अब आपको कोई ना कोई बेसिस लेनी पड़ेगी। अच्छा, क्वालिटेटिव एनालिसिस किया कस्टमर्स का, तो मेरा प्रोबेबिलिटी आई। अगर मैं उसके अमाउंट की, जितने जितने अमाउंट से वो डिफॉल्ट पे गया, ओवरड्यू हुआ, अगर वो अमाउंट का ट्रेंड एनालिसिस मैं कर लूं 5 साल का पिछले, तो मेरे पास वेटेड एवरेज रेट आ जाएगा। वो रेट किस तरह से आएगा कि आगे मैडम आगे इसी को मैंने प्लॉटिंग करनी अभी आउट। पहले मैं रेट बता रहा हूँ, फिर देन पूरी शीट में एक गो थ्रू कर दूंगा किस तरह से। इसी तरह हमने ABC 15 में अमाउंट से करी, इसमें कोई नहीं, आगे जाते हैं जिसमें कोई अमाउंट हो ना, लास्ट आया इसमें। ये पूरा 17, 18 ये जहां जहां जो ड्यू हो रहा था, जितना अमाउंट ओवर ड्यू पे जा रहा था, ये मैं ओवर ड्यू पे पूरा मैंने इसी तरह प्लॉटिंग करी, क्योंकि ये कैट के साथ ही मिलके होता है। ये अकेला फाइनेंस, ये एजिंग शेड्यूल ले लें आप कैट से, ये एजिंग दे दें कि कौन कौन से कस्टमर किस किस साल गए। तो ये साल में वैसे एक दफा ये वर्किंग एक्सरसाइज है, लेंदी होती है, टाइम लगता है, पर ये इन हाउस सिंपलेस्ट वे आपको कैसे, ये ऑडिटर से भी ये वेट हुआ है ये पूरा। फिर इस 5 साल का भी, अब मैं 20 तक मैंने पूरे प्लॉट किया, जितने जितने उसका एवरेज निकाल दिया, इस इन सब का एवरेज। अब इसमें लास्ट जैसे आप इस पे किसी भी एक पे क्लिक कर लीजिएगा, किसी पे भी एक पे जहाँ फिगर्स है। अब ये देखिए मैंने इसको भी एवरेज आउट कर दिया 5 साल को, एवरेज में मेरे पास एक फिगर आ गई। ये आगे, ये अब मैं निकालने जा रहा हूँ कि लाइफ टाइम में प्रोबेबिलिटी तो निकाल ली, अब इतने परसेंट चांस है, परसेंट चांस की मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी कि इतना परसेंट आपका अमाउंट जाएगा। उस अमाउंट पे प्रोविजन कितना पास करूं, उसका रेट निकालना हूं बेसिकली इससे। ये मैंने एक रेट निकाल लिया लाइफ टाइम से। बेसिकली जो अमाउंट आई है इसको डिवाइड कर दिया आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल से, जो आपका रिपोर्टिंग पे आपके पास परसेंटेज आ जाएगी लाइफ टाइम की भी, वो भी ठीक है। बाकी अब मैं ये 2 इंग्रेडिएंट मेरे पास आ गए। नाउ तीसरा इंग्रेडिएंट रह गया LGD, लॉस गिवन डिफॉल्ट। ठीक है, मैंने शुरू में बताया फॉर्मूला में लॉस गिवन डिफॉल्ट मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, देन मल्टीप्लाई बाय जो आपका रेट आएगा, जिस रेट पे आप प्रोविजन पास करेंगे अकॉर्डिंग टू। अब शुरू से आ रहा हूँ। अब ये बेसिकली यही कॉम्प्रिहेंसिव एक शीट है जिसमें
वैसे तो हमारे एक्चुअल थे, मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, ABCD कर दिया, एक्चुअली क्लाइंट का ही डाटा है। लेकिन अब इसमें मैंने ये सीरियल नंबर आ गया, कौन से क्लोज्ड हो गए, एक्टिव हो गए। जो क्लोज केस है उस पर तो जाहिर सी बात है ECL जिसको पार्शियल टर्मिनेट कर दिया वो इसमें से वाइप हो जाएंगे, जो एक्टिव रहेंगे वो ओवरऑल एक्टिव रहेंगे, क्योंकि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव शीट शुरू से चल रही है तो उसमें मजीद एडिशन होती जाएगी। तो इनएक्टिव को आप हाइड कर दें या फिर डिलीट कर दें। जो एक्टिव केसेस हैं उस पर ये क्लाइंट नेम आ गया, डिसबर्समेंट डेट, मैच्योरिटी डेट, यहाँ आपका रिपोर्टिंग डेट आ जाएगी जिस रिपोर्टिंग डेट का आप ये कर रहे हैं। इस तरह इस पर टेन्योर प्लॉट हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगा हुआ है दिस माइनस दिस, इस तरह कंप्लीट। इससे फिर कितने ईयर्स कंप्लीट हो गए, कितने रिमेनिंग ईयर्स हैं। यहाँ आपका ये टोटल आउटस्टैंडिंग एज एट आ जाएगा। तो 30 जून पे आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना आ गया। हाँ आगे आगे। यहाँ से हमने एवरेज, ये एक बेसिक डाटा है जो कैड से भी मिल जाएगा आपको। और आगे इधर जाते हैं तो जरा नहीं सही, बस लास्ट लाइफ टाइम। और जहाँ कोर्ट केसेस हैं ऑब्वियस सी बात है उधर उस पर भी लगा देंगे IFRS 9, लेकिन स्पेसिफिक प्रोविजन उसकी वैसे ही इतनी ज्यादा होगी कि ECL से प्रोविजन आएगी बहुत कम। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जो जो आपके क्लाइंट के कोर्ट केसेस ऑलरेडी आप प्रोवाइड कर चुके होंगे स्पेसिफिक प्रोविजन, ये आइडेंटिफाई कर दिया। एक्टिव क्लोज इसमें हाँ असल ये लास्ट ड्यू डेट्स यहाँ पे लिख लीजिए, कब से लास्ट ड्यू कब हुआ, उससे आपका डेज भी पता लग जाएगा कि डिफॉल्ट कब से चल रहा है। अगर कोई इसमें से पेमेंट रिसीव हो गई है तो सब्सिक्वेंटली रिसीव, क्योंकि उसका जाहिर सी बात है ट्रेंड पहले डाउनग्रेड हो रहा होगा, जैसे ही रिसीव डेट आएगी तो उसका ट्रेंड अपवर्ड हो जाए, यानी कि वो उसका जैसे वो लाइफ टाइम में था तो अगर पेमेंट आ गई उसका ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ, बीइंग क्योंकि सब्जेक्टिव एनालिसिस है, आप उसको लाइफ टाइम से निकाल के 12 मंथ में भी ला सकते हैं। फिर इसी कैटेगरी से जैसे ABC कैटेगरी को मैंने प्लॉटिंग कर ली कि कौन सा कितने पास ड्यूज में है, और उसके हिसाब से मैंने प्लॉटिंग कर ली। लेस देन 30 है तो ये कर लिया, फिर B में चला गया, C में चला गया। अच्छा ये क्या है, ये है फाइनेंसिंग अमाउंट। जब इनिशियल स्टेज पे आपने जो एसेट फाइनेंस किया था, ओवरऑल जो पहली आउटस्टैंडिंग आपकी डिसबर्समेंट हुई थी इनिशियल, ये अमाउंट आ गई। और फाइनेंस वैल्यू कैसे निकाली मैंने, क्या सर ये बता रहा हूँ, इस पर क्लिक रखिएगा जरा। ये जो मैंने बेसिस में बताया था कि ये हम प्लांट एंड मशीनरी का 10% ले रहे हैं और उसका डेप्रिसिएशन ले रहे हैं व्हीकल्स का 20%, प्लांट एंड मशीनरी का 10, व्हीकल का 20। उसी की बेसिस पे आज रिपोर्टिंग डेट पे मेरी फाइनेंस की वैल्यू क्या है वो प्लॉट हो जाएगा आफ्टर डेप्रिसिएशन। जी बुक वैल्यू कह रहे हैं आप, क्योंकि डिमिनिशिंग मुशारका और इसमें तो आप डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट नहीं करते, इजारा में आप कर रहे होते हैं। तो बेसिकली आजकल आप सबको ही पता है इजारा में जो इश्यूज चल रहे हैं, तो पूरा सेक्टर ही इजारा नहीं कर रहा है, DM प्रोडक्ट ही चल रही है। उसी की बेसिस पे फॉर्मूला से मैंने आज की डेट पे डेप्रिशिएट करके डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकाली, क्योंकि IFRS 9 ये कहता है कि आप जैसे हमारा रेगुलेशन कहता है आप बेनिफिट FSV का लें उसका, तो बेसिकली FSV कह लें उसको आप, फोर सेल वैल्यू की आज मैं डेप्रिशिएट करके फोर सेल वैल्यू भी कह सकते हैं आप इसको, जैसे हमारा रेगुलेशन अलाउ करता है वैसे IFRS 9 में भी है कि आप इसकी कोलैटरल की, जाहिर सी बात है मैं प्रोविजन उसी का पास करूंगा जो मेरी रिकवरी नहीं है, लॉजिकल भी बनता है। आगे आता है अब बस वापस। अच्छा इसमें जो मैं बशीर साहब ने जो कहा था कि एडिशनल टेंजिबल, इसमें हमने मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टीज कराई थी तो उसकी वैल्यू भी ले ली, ये टोटल वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये हमारी टोटल वैल्यू आ गई कि इतना तो एसेट है मेरे पास आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल के अगेंस्ट, प्लस एडिशनल वैल्यू, वो टोटल आ गया। उसके बाद हमने टाइप ऑफ एसेट्स, अब स्लो टाइप ऑफ एसेट्स प्लॉट कर लिए कि कौन से प्लांट एंड मशीनरी है, वो वैसे फॉर्मूले में था तो एक सामने भी वर्किंग इजीली, जिस जो रीडर होगा इसको जो रिव्यू कर रहा होगा उसके लिए कौन सा व्हीकल में कौन सा प्लांट एंड मशीनरी में।
अच्छा ये अप्लाइड रेट की वैसे जरूरत तो नहीं है, अगर दे दें तो जैसे एक शीट आ रही होती है कि, और ये बेसिकली हमने ऑडिटर्स के लिए लगाया था कि उन्होंने कहा था इफेक्टिव रेट क्या चल रहा है आपका, वेटेड एवरेज तो रेट डाल दिया था उस वक्त। अब तो काइबोर माशाल्लाह 19 पॉइंट समथिंग चल रहा है। और सेक्टर प्लॉट कर दिए, कौन सा सेक्टर है ये आपको सेक्टर वगैरह कैड और उधर से आएगा, क्योंकि इसकी भी थोड़ी सी सब्जेक्टिव आता है। जी सर, हाँ सब्जेक्ट। अब मिसाल है ब्रोकरेज है, इस कंडीशन में मैं अब IFRS 9 करूंगा तो कोई और सर्कमस्टांसेस होंगे। जैसे अभी इस वक्त जो हालात चल रहे हैं स्टील और ये सारे प्रोडक्ट्स, इकोनॉमी इतनी, वो सब सेक्टर्स को भी, क्योंकि फाह साहब इसको मजीद डिटेल में आपको एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ फिगर्स नहीं है, इसमें और भी होती है। क्लाइंट के फाइनेंशियल्स देखे जाते हैं, उनके रेशियो एनालिसिस की जाती है कि वो सेक्टर ओवरऑल भी देखा जाता है। ये कैड और इनके पास ऑलरेडी एनालिसिस होती हैं, हमारे पास तो बनती हैं, हमें इजीली मिल जाती है। तो उसको भी बेसिस देखते हुए कि सेक्टर्स पे आप आगे, अब असल में आगे आ जाए। ये बेसिकली इंडस्ट्री है, सेक्टर है, कौन सा क्लाइंट है, इंडिविजुअल है, SME है वो। अब ये बेसिक मेन ये है लॉस गिवन डिफॉल्ट। उस पर क्लिक कर दें, किसी एक पे नीचे आए जहाँ फिगर आ रही है, नहीं इसी पे। हाँ, बेसिकली लॉस गिवन डिफॉल्ट ही इसी तरह आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल आपका, और जो आपकी फाइनेंस वैल्यू कोलैटरल FSV आई है, उसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट निकलेगा वो बेसिकली लॉस गिवन डिफॉल्ट है, क्योंकि आप प्रोविजन उसी की पास करेंगे जो आप सब समझते हैं कि ये रिकवर नहीं हो सकते आज की बेस पे, फ्यूचर में ये रिकवर नहीं हो सकते। कोई भी फिगर नीचे आए उसमें आई, एक दो में हमारे पास आया था लॉस गिवन डिफॉल्ट, अदरवाइज बाकी हमारे पास जो FSV की कोलैटरल की वैल्यू थी वो ज्यादा थी और आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कम था, तो लॉस गिवन डिफॉल्ट नहीं निकला। जैसे इसमें निकला था, ये पूरा फॉर्मूला लगा हुआ है, किसी को अगर आप शीट चाहिए तो एसोसिएशन से आप ले सकते हैं फॉर देयर, शेयर कर देंगे। हाँ शेयर, हाँ शेयर। इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है, अगर वो ज्यादा आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल से आपका फाइनेंस वैल्यू कम आ जाए तो आपका लॉस गिवन डिफॉल्ट की फिगर आ जाएगी। अब ये आ गया तीसरा इंग्रेडिएंट, ये सारी प्लॉटिंग के बाद। अब इसमें सिंपल है, आगे आ जाए। अब आपके पास फॉर्मूले के तीनों इंग्रेडिएंट आ गए, लॉस गिवन डिफॉल्ट भी आ गया, प्रोबेबिलिटी इनिशियल उस पर मैंने क्लाइंट का ट्रेंड देखते हुए बताया कि नंबर ऑफ क्लाइंट्स कितने 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 साल में 30 डेज पे गए, 60 डेज पे गए, वो प्रोबेबिलिटी आ गई। फिर पीछे मैंने बताया कि उसकी अमाउंट से रेट आ गया प्रोविजन का। अब हमारे पास ECL के तीनों इंग्रेडिएंट्स आ गए। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ हमने ओवरऑल देखा, इसमें ये आपको 10.42 मैंने प्रोबेबिलिटी में बताया था। अब क्योंकि ECL में आप किसी अलग अलग रेट नहीं ले सकते, तो ओवरऑल वेटेड एवरेज रेट लेना पड़ेगा आपको। तो ये एक्चुअल 12 मंथ का रेट आ गया, लाइफ टाइम का रेट आ गया, इन दोनों को। मतलब अब मैं देखूंगा कि ओवरऑल मेरे पास प्रोविजन कितनी है पूरे पोर्टफोलियो, तो दिस प्लस दिस, या ये आप मल्टीप्लाई कर देंगे लॉस गिवन डिफॉल्ट मल्टीप्लाई बाय और ये परसेंटेज, तो इतने अमाउंट का आपका चांस है डिफॉल्ट आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल में से। देन मल्टीप्लाई बाय, जैसे मैंने प्रोविजन निकाली थी वेटेड एवरेज, वो पूरी प्रोविजन मैंने सेम पूरे पोर्टफोलियो के लिए प्लॉट कर दिया। देन इन दोनों का टोटल कर दिया तो मेरा 1.56% आया है। ये हर रिपोर्टिंग में चेंज भी हो सकता है, ये हर रिपोर्टिंग में रिकैलकुलेट होता है। देन 849,000 मल्टीप्लाई बाय जो आपकी प्रोविजन की परसेंटेज है, ECL की अमाउंट आ जाएगी आपके पास। अब कंप्लीट है लास्ट ECL बेसिकली एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकालना, उसका फॉर्मूला है कि लॉस गिवन डिफॉल्ट मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट मल्टीप्लाई बाय जो आपकी, हाँ ये हम मंजिल पे पहुंच गए। इसका नीचे टोटल भी दिखा दें, हमने जब असेस किया था तो हमारा ओवरऑल ये प्रोविजन आया था। तो ऑडिटर्स को भी हम हर साल ही ऑडिटर्स चेक भी करते हैं हमारा, तो सेटिस्फैक्ट्री देता है। थैंक यू वेरी मच। मेरा यहीं तक क्वेश्चन था, एक प्रैक्टिकल मुदारबाज के लिए स्पेशली ये पूरा था, क्योंकि फाह साहब ने तो ओवरऑल जर्नल मुदारबाज एंड NBFI एसोसिएशन सबके लिए लीजिंग वगैरह के लिए एक जर्नल पूरा बनाया था। स्पेसिफिक मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आपने जो अडॉप्ट किया हुआ है मुदारबाज के लिए, ताकि हमारे मुदारबाज के प्लेयर्स को इजीली
द सिंपलेस्ट वे ऑफ कैलकुलेटिंग ECL किस तरह से इम्प्लीमेंट कर ले अपने पास, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग कि ये कैसे होगा, तो ये थोड़ी सी एफर्ट्स थी हमारी, ये हमने आपके साथ शेयर की। थैंक यू जी मैम। नहीं, वो इनकम सस्पेंस एक अलग चीज है, वो आप मुदारबा रेगुलेशन से दें। ये बेसिकली जो IFRS 9 क्लीन पोर्टफोलियो पे बात करता है कि आप आज ही अगर आपने लेट्स सी फाइनेंसिंग करी आज से मुराद IFRS का मतलब ये नहीं कि जिस दिन डिसबर्समेंट करी आप ECL प्रोविजन कर लें। बेसिकली रिपोर्टिंग हर रिपोर्टिंग पीरियड का काम होता है, क्योंकि आपके फाइनेंशियल्स 3 मंथ्स कह लें, 6 मंथ्स पे कर सकते हैं, लेकिन एनुअली तो मैंडेटरी है, फिर वो तो एनुअली तो बेसिकली जो जर्नल प्रोविजन होता है वो आपका एनुअली होता है। हम तो क्वार्टरली भी असेस कर रहे होते हैं, हाँ कर रहे होते हैं। अगर आप पास करना भी चाहें तो कोई इशू नहीं, क्योंकि ये एज एट है ना सर। आप अगर हम करें क्वार्टरली करें तो कर लें, ईयर एंड पे आप वो सारी एक्सरसाइज नए सिरे से करनी वो पूरा एज एट करना पड़ेगा, चाहे आप इसका मतलब क्वार्टरली, हाँ 4 दफा। ये मैंने मार्च 21 में किया था, ये हमारा क्वार्टरली, और ये एज एट है, ये एज एट है सर। अगर आपने लेट्स सी प्रोविजन पास ऑलरेडी ECL की किसी क्वार्टर पे की हुई है, लेट्स से 5 लाख या 1 मिलियन 2 मिलियन, जब आप नेक्स्ट क्वार्टर में करेंगे, अगर आपका 8 मिलियन आया तो 2 मिलियन रिवर्स भी कर देंगे। अगर 10 मिलियन, ये एज एट, दिस इज ओवरऑल ये शॉर्ट द सिंपलेस्ट वे ऑफ कैलकुलेशन। सर ये जब मैंने माशाल्लाह फहाद साहब की देखी तो ये बहुत सिंपल है। ये इसीलिए NBFI ने, हाँ इसमें भी फॉर्मूले पूरे प्लॉट हुए। बाकी सवाल उनसे करेंगे। थैंक यू, मेरा ही अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या नाम है, आप अगर जाना चाहेंगे तो आप जी 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 हमारे पास है, हमारे तकरीबन कोई 45 मेंबर हैं, जिसमें से 18-19 के करीब जो हैं वो अडॉप्ट कर चुके हैं IFRS 9 को। उनको तो नहीं, जिन्होंने नहीं किया हुआ उनको हम ये शीट जो है हम शेयर कर। जी आपने भी कर लिया सर? जी 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 बिल्कुल करेंगे। और अब मैं फहद साहब को दावत दूंगा कि आए, प्लीज एड्रेस करें। Thank you. All right, ji. Assalamu alaikum, and thank you, Izzat Saab, thank you, Adnan Saab, for this session, and thank you for such an introduction. So, if you can come on the presentation. एक नया स्टैंडर्ड आया जो पहली बार ऐसा हुआ कि एक थोड़ा सा अकाउंटेंट्स के साथ साथ आपको स्टैटिस्टिशियंस भी की भी जरूरत पड़ी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो इट वाज डिफरेंट इन अ वे। पहले स्टैंडर्ड्स आते रहे हैं, इम्प्लीमेंट होते रहे हैं और अकाउंटेंट्स उनसे डील करते रहे हैं, लेकिन अब ये थोड़ा सा एक चेंज लेकर आए हैं। बट दिस इज अ चेंज फॉर गुड। होता ही है कि एक चीज आती है, फिर 10-15 साल बाद हम उससे मैनिपुलेट करना सीख जाते हैं। जब हम सीख जाते हैं तो जो अकाउंटिंग बॉडी है हमारी, वो फिर उसको इनहांस करके एक नई चीज लेकर आती है। सो वो एक ऐसी चीज लेकर आई है जिसे थोड़ा टाइम लगे हमें सीखने में, मैनिपुलेट करने में, ताकि उनको भी थोड़ा टाइम मिले एक नया स्टैंडर्ड बनाने में। सो अच्छा है। अब एक इसका टाइटल मैंने इन्होंने सुबह बोला कि डीमिस्टिफाइंग रखा है। सो यस, इट्स अ मिस्ट्री वी हैव क्रिएटेड कि ये क्या है, व्हाट्स। सो we'll try to demystify it, और I'll try to be as simple as I can be. प्लेन इंग्लिश में बताने की कोशिश करूंगा, टर्मिनोलॉजीज की जगह पे प्लेन वो अल्फाज जो हम यूज करते हैं उसमें बात करने की कोशिश करूंगा। एंड आई होप के एट द एंड ऑफ द डे वी गेट समथिंग आउट ऑफ इट, हम कुछ यहाँ से लेके जाएं जो कि आगे हमारी इम्प्लीमेंटेशन में हमारे लिए आसान हो। सो आई विल बी फोकसिंग ऑन के हमने इसमें किस तरह से डील किया। पाक ब्रुनाई इज DFI, और हमारी 2 सब्सिडरीज हैं, अव्वल मुदारबा और प्राइमस लीजिंग। सो हमारे पास डिफरेंट किस्म के पोर्टफोलियोज हैं। हमारी लीजिंग कंपनी वाज डूइंग, मेरा ते एंट्री चल रही है सही। सो हमारा जो लीजिंग साइड है वो लोग दे वर डूइंग इट एनीवेज, एंड मुदारबा साइड इज नाउ डूइंग इट एज वेल।
और पाक ब्रुनाई में क्योंकि डिफरेंट रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, स्टेट बैंक के रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, सो हम वहाँ पे एक डिफरेंट तरीके से और थोड़ी सी एक मोर सोफिस्टिकेटेड अप्रोच से हम हर अप्रोच पे बात करेंगे, क्योंकि जाहिर बात है इवेंचुअली यू ऑल विल बी गोइंग टू दोस अप्रोचेस एट वन पॉइंट इन टाइम। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। IAS 32 डिफाइन करता है कि आपके पास दो किस्म के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होंगे, या तो वो डेट होगा या वो इक्विटी होगा। सो सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड कर लेना है कि वो डेट है या वो इक्विटी है। इट इज सिंपल फॉर लेट्स कीप इट सिंपल फर्स्ट, कि हमारे पास या तो शेयर्स होते हैं या हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं। शेयर्स इक्विटी है, बॉन्ड्स डेट है। अब वो ये कहता है कि अगर आपके पास इक्विटी है तो बहुत आसान है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसको फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ले जाए या फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस ले जाए। इससे पहले IAS 39 आपको कहता था कि आप उसको क्लासिफाई करें, कैटेगराइज करें AFS में, HFT में और HTM में। HTM शेयर्स पे अप्लाई नहीं होता था बट बॉन्ड्स पे होता था। सो ये कैटेगराइजेशंस अब खत्म हो गई हैं। अब हमारे पास दो ही कैटेगराइजेशन है, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या PNL। IAS 39 आप पर एक रिस्ट्रिक्शन और लगाता था कि आपने शेयर्स अगर खरीद लिए हैं तो अगर आपने HFT में उनको रखा है तो 90 दिन में आपने उनको बेचना है। वो रिस्ट्रिक्शन भी अब खत्म हो गई। आपने PNL में रखा है, इट्स एज गुड एज HFT, 90 दिन की रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर नहीं है। बट जो भी रिपोर्टिंग पीरियड के ऊपर अनरियलाइज लॉसेस या गेन होंगे वो PNL पे इंपैक्ट करेंगे। सो अंडरस्टूड। FVOCI के अंदर अगर आपने रखा है तो 90 दिन वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बेच सकते हैं बट इट शुडंट बी फ्रीक्वेंट एज यूजुअल। जो भी अनरियलाइज गेन या लॉसेस होंगे इक्विटी में जाएंगे, PNL को इंपैक्ट नहीं करेंगे, बट आपका जो रियलाइज गेन होगा वो भी इक्विटी में जाएगा। सो ऐसा नहीं हो सकता कि आप FVOCI में रखें और गेन को PNL में रियलाइज करें, वो खत्म हो गया। सो वो जो एक हमारे यहाँ एक था कि हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते थे, AFS में रखते थे, फिर उस पर इंपेयरमेंट आ जाती थी, फिर इंपेयरमेंट को अवॉइड करने के लिए एवरेजिंग करते थे। अब वो इंपेयरमेंट का सिलसिला खत्म हो गया। सो यू कैन नॉट रियली मैनिपुलेट, जो भी है वो इक्विटी में जाएगा, रियलाइज हो या अनरियलाइज हो, आपने उसको FVOCI में रख दिया। सो दिस इज अ बेटर थिंग इन IFRS 9। अच्छा, अब आ जाते हैं अच्छा, डिविडेंड आपके शेयर्स पर अगर आते हैं वो FVOCI में हो या FVPL में हो, वो आपका PNL पे ही जाएगा, वो इक्विटी में नहीं जाएगा, वो सारा PNL में जाएगा। अच्छा, अब अगर आपके पास डेट है तो फिर आपको थोड़े से टेस्ट रन करने हैं। वो टेस्ट क्या है? पहला टेस्ट कहलाता है सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। आप उसे कमाते कैसे हैं? जो फॉर एग्जांपल एक सिंपलेस्ट फॉर्म है लोन। हम लोन देते हैं, उसकी कॉन्ट्रैक्चुअल रीपेमेंट्स होती हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल रीपेमेंट इज कंसीडर्ड SPPI टेस्ट पास कर जाती है, क्योंकि हमने लोन दिया है और हम कमाएंगे हमारी पेमेंट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की रीपेमेंट से। हम उसको बेच के उस पे कैपिटल गेन नहीं कमाने वाले। सो मीट्स द क्राइटेरिया। सो आपको अपने एसेट्स पे ये टेस्ट पास करना है, बट आई थिंक इट्स रिलेटिवली सिंपल, क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर, और जो स्पेशली हम जिन इंस्टीट्यूशंस की आज बात कर रहे हैं वो लोन्स ही दे रहे हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लोन्स, तो उनका ये टेस्ट इजीली पास हो जाएगा। बट देन देयर आर इंस्ट्रूमेंट सच एज आपका म्यूचुअल फंड। आपका म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जो कि उसकी इट्स अ हाइब्रिड थिंग, वो उसके अंदर इक्विटी की भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें डेट की भी कैरेक्टरिस्टिक है। सो उसको आपको फिर फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस ही लेके जाना है। वो आपका SPPI टेस्ट पास नहीं कर पाएगा, इधर एज अ डेट और इक्विटी, वो PNL के ऊपर ही जाएगा। देयर इज नो प्रोविजन फॉर दैट। सो ये थोड़ी सी सेग्रीगेशन, थोड़ी सी आपको ये अकाउंटिंग के इनिशियली स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट करने से पहले अपने यहाँ करनी है, और ये सारी चीजें आपकी पॉलिसीज वगैरह में रिफ्लेक्ट भी हो जाएं। अच्छा जी, अब SPPI टेस्ट पास हो गया कि जी ठीक है, इट इज सोली फॉर द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो आपको अब इसे तीन आपके पास बिजनेस मॉडल्स हैं, आप किस तरह से काम कर रहे हैं। होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल, एंड होल्ड टू सेल। अगेन पाकिस्तान में लोन्स की मार्केट नहीं है, हम लोन्स बेचते नहीं है इतने फ्रीक्वेंटली, या ना होने के बराबर है। तो हमारा नॉर्मली जो होगा वो होल्ड टू कलेक्ट होगा, और होल्ड टू कलेक्ट होने का मतलब है हम उसको एमोटाइज कॉस्ट के ऊपर ले जाएंगे।
अगर कुछ ऐसी सिक्योरिटीज हैं, जैसे अगर किसी ने कोई बॉन्ड में या सुकूक में इन्वेस्ट किया है और वो सुकूक आपका इरादा यह है कि हमने रखा हुआ तो है, क्योंकि सुकूक भी SPPI टेस्ट पास कर लेगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रीपेमेंट होती रहेगी, लेकिन आप उसको मार्केट में बेच भी सकते हैं। तो आपका इरादा यह है कि किसी पॉइंट इन टाइम पे आपने उसको बेचना है, तो अगेन आप उसको फेयर वैल्यू थ्रू OCI ले जाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई सुकूक इसी नियत से खरीदा है कि उसको आगे बेचना ही है, तो फिर आपको उसको फेयर वैल्यू थ्रू P&L के ऊपर रखना है। नाउ जो ECL की बात आगे हमने पूरी डिटेल में करनी है, वो ECL अप्लाई होगा अगर कोई भी एसेट आपका फॉल करता है एमोटाइज कॉस्ट में या फेयर वैल्यू थ्रू OCI में और वो डेट है। ठीक है, सो वहां पे इन दो कैटेगरीज में जो भी आपके एसेट्स क्लासिफाई हो रहे हैं, उन दोनों पर ECL कैलकुलेट होगा। तो पाकिस्तान में जो हमें मालूम है कि बॉन्ड्स TFCs हैं, यस देयर इज अ मार्केट, लेकिन बहुत ज्यादा जो मार्केट है वो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स की। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जब गाइडलाइंस इशू की हैं, और सो IFRS 9 के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो अपनी जगह पे आपके रेगुलेटर की गाइडलाइंस वुड ऑफ कोर्स सुपरसीड द स्टैंडर्ड इज वेल, जब भी वो आती हैं और जैसे भी वो आती हैं। सो स्टेट बैंक ने तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर ECL कैलकुलेट करने से मना कर दिया, क्योंकि आप उसको फेयर वैल्यू पर लेकर जाएं, आपने उसके ऊपर ECL, क्योंकि गवर्नमेंट का एक्सपोजर है, उसके ऊपर एक्सपोजर, उस एक्सपोजर के ऊपर आपने क्रेडिट रिस्क का चार्ज क्रिएट नहीं करना। इसी तरीके से आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले SECP ने एक सर्कुलर निकाला कि जो गवर्नमेंट ये जो सर्कुलर डेट से रिलेटेड जो आप लोगों के इंस्टीट्यूशंस के एक दूसरे के ऊपर एक्सपोजर्स हैं, उसके ऊपर भी ECL क्रिएट नहीं करना आपने, बिकॉज वो एक बहुत, आपको पता है कि कितने ट्रिलियंस में अब वो एक अमाउंट पहुंच चुका है, और जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, हपको है, के इलेक्ट्रिक है, और अगर ये वो चार्ज कैलकुलेट करने बैठे तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट, और उस पे ECL का चार्ज भी अच्छा खासा क्रिएट हो जाता है। सो उसको अवॉइड करने के लिए, और इट्स टेक्निकली ऑल ऑफ इट्स गवर्नमेंट बैक्ड एक्सपोजर, तो उस पे ECL उन्होंने कैलकुलेट करने से मना कर दिया। सो ऑल्दो इट विल स्टिल बी क्लासिफाइड एज एमोटाइज कॉस्ट, उसके ऊपर ECL कैलकुलेट नहीं होगा। सो ये आपको रेगुलेटरी गाइडलाइंस को फॉलो करना है टाइम टू टाइम, जो भी वो कहते हैं, और जो भी एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन वहां से आती है उसको हम फॉलो करेंगे। हाँ, नेक्स्ट। ओके, सो एक यहाँ पे थोड़ा सा एक समरी देने की कोशिश की है कि पॉसिबली आपके पास जो तीन कैटेगरीज हमने डिस्कस करी, फेयर मेजर्ड एट एमोटाइज कॉस्ट, एट फेयर वैल्यू और फेयर वैल्यू थ्रू P&L, उसमें क्या क्या पॉसिबल एसेट्स आ सकते हैं। सो अभी तक आपके जो बैलेंसेस विद अदर बैंक्स होते थे, बैंक बैलेंसेस, उसके ऊपर आपको एमोटाइज कॉस्ट में रखना है, और आपको उसके ऊपर ECL कैलकुलेट करना है, क्योंकि वो आपने किसी बैंक के पास पैसा रखा हुआ है और उसके उस बैंक का भी डिफॉल्ट एक्सपोजर है, ऑल्दो वो रियली मिनिमम, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है। आपको वहां पे कैपिटल, जो भी प्रोविजन जिसको हम कह रहे हैं ECL को, वो आपने क्रिएट करना है चार्ज। आप के पास एक्सेस पैसा है, आपने लेंड किया हुआ है मार्केट में, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो आपने लेंडिंग सिक्योर्ड किया है या अनसिक्योर्ड किया है, उसके ऊपर भी ECL का चार्ज होगा अगर आपने किसी दूसरी इंस्टीट्यूशन को पैसे दिए हैं। तमाम किस्म के बॉन्ड्स, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हो सकती हैं, जो कि सुकूक भी हो सकते हैं, जो कि इजारा बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, उसके ऊपर भी ECL का चार्ज होगा एमोटाइज कॉस्ट में। अच्छा, लीजेस एंड लोन्स नॉर्मली एमोटाइज कॉस्ट में ही आएंगे। इसके अलावा ऑल अदर एसेट्स जो कि आप फेयर वैल्यू OCI या FVPL में नहीं लेके जा रहे, वो सारे एमोटाइज कॉस्ट में आ जाएंगे। इसमें नॉर्मली जो ग्रुप एंटिटीज होती हैं उसके आपस के एक्सपोजर भी शामिल होते हैं, और वो भी उस पे वो भी एमोटाइज कॉस्ट में आएंगे। एंड IFRS 9 रिक्वायर्स यू टू कैलकुलेट ECL ऑन दोज एक्सपोजर्स एज वेल। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में नॉर्मली जो हमने देखा है और मार्केट प्रैक्टिस है, वो आपके गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज आती हैं इसमें, और बॉन्ड्स, डिफरेंट किस्म के बॉन्ड्स आ जाते हैं। फेयर वैल्यू थ्रू P&L में म्यूचुअल फंड, जैसा कि मैंने कहा, ये आपकी चॉइस नहीं है, ये यहीं पर जाएगा, ये एमोटाइज कॉस्ट और OCI में जा ही नहीं सकता। अच्छा, बहुत सारे बैंक्स ने Tier 1 और Tier 2 TFCs और सुकूक इशू कर रखे हैं, जिसमें जारी बात है मुदारबाज ने भी इन्वेस्ट किया है, और मीजान के सुकूक में फॉर एग्जांपल। अब ये जो TFCs हैं, इनके अंदर भी हाइब्रिड क्लॉजेस मौजूद हैं। ये TFCs भी ऐसे हैं कि किसी पॉइंट इन टाइम पे अगर बैंक चाहे तो इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकता है, अगर बैंक इज स्ट्रगलिंग विद देयर कैपिटल, मीटिंग देयर कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो इसलिए इनको भी आप
एमोटाइज कॉस्ट या ओसीआई में नहीं लेके जा सकते, आपको इनको भी पीएनएल पे रखना है. सो इट्स नॉट ओनली अबाउट कैलकुलेटिंग ईसीएल, क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और उस क्लासिफिकेशन के लिए एसेट की अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स भी हाइब्रिड होते हैं, इसमें भी क्लॉजेस होते हैं और ये डेट और इक्विटी का मिक्सचर होते हैं, आपको इनको भी फेयर वैल्यू में लेके जाना होता है. एंड अगर आप चाहें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कुछ इक्विटीज को भी लेके जा सकते हैं. अच्छा, इक्विटी दोनों में ही आ सकता है जैसे मैंने शुरू में ही बताया, लेकिन इसमें इररिवोकेबल ऑप्शन है. अगर आपने एक दफा उसको फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में डाल दिया, यू कैन नॉट स्विच द कैटेगरी, फिर आपको बेचना ही पड़ेगा उसको वापस लाने के लिए. सो इक्विटीज को अगर आपने और एंड दिस इज ऑल कि ये इररिवोकेबल ऑप्शंस है, सो आपने उसको चेंज नहीं करना. इट्स अ वन टाइम ऑप्शन. सो जब एडॉप्शन डेट आएगी उस वक्त अगर आपके पास कुछ एक्सपोजर्स मौजूद हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप उन एक्सपोजर्स को वन टाइम या तो ओसीआई में ले जाएं या पीएनएल में ले जाएं. उसके बाद जो नई ट्रांजैक्शंस होंगी वो उसी तरह से वो क्लासिफिकेशन उनकी आप करते जाएंगे एंड दिस विल वर्क. सो ये आपके क्लासिफिकेशन हो गई. एंड देन वी कम टू द गवर्नेंस स्ट्रक्चर. सो जैसे अदनान ने बताया कि इट इज समथिंग व्हिच डज नॉट रिक्वायर इनपुट फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट ओनली बट ऑल्सो फ्रॉम वेरियस अदर डिपार्टमेंट. सो वी सजेस्ट कि अगर आप इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट इट, आपको सबसे पहले ये करना चाहिए कि एक कमेटी आप अपने यहाँ बना लें जिसको ये टास्क असाइन की जाए कि उन्होंने ये काम करना है. इस कमेटी के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हों वो आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट विच इज ऑफ कोर्स द क्रिटिकल वन जिसने ये इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन इसके साथ साथ आपका ऑपरेशंस या कैट का जो डिपार्टमेंट है वहां के लोग भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोन्स के जितने एक्सपोजर्स हैं और उनका जितना डेटा है वो नॉर्मली आपको वहां से मिलेगा, और जिस किस्म का डेटा हमें चाहिए वो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो नॉर्मली इन्हीं लोगों के पास होता है. रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इसलिए जरूरी है कि द रिक्वायर्ड स्किल्स आर नॉर्मली प्रेजेंट इन रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट. और फिर यह है कि इट इज डायरेक्टली लिंक टू योर क्रेडिट रिस्क. तो जाहिर बात है रिस्क मैनेजमेंट में जो स्किल्स चाहिए आपको वो वहां से मिल जाएंगी. एंड यू नीड समवन फ्रॉम रिस्क मैनेजमेंट जो कि थोड़ी सी मॉडलिंग जानता हो और जो कि ये सारी चीजें ही कैन यू नो प्लग ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस टुगेदर टू मेक अ मॉडल. आईटी डिपार्टमेंट आपको चाहिए होगा, और आईटी डिपार्टमेंट आपको इसलिए चाहिए होगा कि ये इट्स अ टीडियस टास्क. तो अगर आप समझते हैं कि आप इसको पूरा एक्सेल पे कर लेंगे एट वन पॉइंट इन टाइम, डिपेंडिंग कि आपका साइज क्या है, यू विल नीड आईटी हेल्प. अच्छा, इनिशियली तो प्रोविजंस अवेलेबल हैं कि जहां पे आप सिंप्लीफाइड उसमें इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट ऑडिटर आपको टाइम दे देगा 1 साल 1.5 साल, और वो बार बार फिर ऑब्जर्वेशन रेज करना शुरू कर देगा, फिर वो आपके एमएल में आना शुरू हो जाएंगी कि ये इन्होंने नहीं किया. और वो ये है कि आपको इसको जिस तरह से अलाइन करना है आगे चीजों को, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे वो क्या चीज. सो आईटी की हेल्प आपको डेफिनेटली चाहिए, सॉफ्टवेयर की हेल्प आपको इसमें चाहिए होगी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन. सो दैट्स अनदर थिंग. फिर इस कमेटी को जारी बात है वी सजेस्ट के एक देयर शुड बी अ टोन एट द टॉप, सीईओ सीएफओ इस तरह का कोई बंदा हेड करे जो कि फिर बाकी लोगों से काम भी करवा सके, सबको टास्क असाइन करें, क्योंकि इट्स अ बिग प्रोजेक्ट. अगर आपने इंप्लीमेंट नहीं किया और आप करने जा रहे हैं, सो यू वुड नो इट्स अ बिग प्रोजेक्ट. इंटरनली डेवलप करने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, आपको लोगों को मोबिलाइज करना है. उसके लिए यू नीड टू मेक समवन कन्वीनर हु इज एक्चुअली यू नो हैव अथॉरिटी एंड हु कैन गेट थिंग्स डन. देन वी सजेस्ट के जब आप इसको इम्प्लीमेंट करने जाएं तो आप इस प्रोजेक्ट को छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस में ब्रेक कर लें. वो पीसेस आगे जाके हम भी उसमें करेंगे, बिकॉज अगर आप इसको होलिस्टिकली देखेंगे तो इट्स अ ह्यूज शिप जिसको आप ओवरनाइट बिल्ड नहीं कर सकते. सो आप 15 दिन 20 दिन का टास्क दें कि जी ये डेटा इस फॉर्मेट में लेकर आओ, फिर आप अगले 15-20 दिन का टास्क दें कि अब इसका अगला स्टेप है कि इसकी डेटा की क्लींजिंग करनी है, हमें इसकी वेरिफिकेशन करनी है, फिर अगले 15 दिन में ये करना है. सो आप टाइमलाइंस सेट करते हुए चलें एंड द कन्वीनर ऑफ द कमिटी शुड फॉलो अप ऑन दोस टाइमलाइंस, तो यू विल बी इजीली मीटिंग द टारगेट. सो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर चलें. डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो भी काम आप कर रहे हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन नंबर 1 आपको अपनी IFRS 9 पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जिसमें आपको
अब ये जो पूरा कैलकुलेशन अदनान ने भी बताई है, आगे हम भी बताएंगे, इसमें बहुत सारी अजम्पशंस आपको लेनी पड़ती हैं। इसमें आपको बहुत सारी इकोनॉमी से रिलेटेड, आपको अपने डेटा से रिलेटेड अजम्पशंस लेनी होती हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारी चीजें डॉक्यूमेंट करते चले जाएं, ताकि कल आप हैं, कोई और आए उसमें जगह में, उसको पता हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सेकेंडली, जब ऑडिटर आए तो भी आपको पता हो कि जो भी जिन पैरामीटर्स पे आप काम कर रहे हैं वो बोर्ड अप्रूव्ड पैरामीटर्स हैं, और वो सारी चीजें दे आर पार्ट ऑफ द पॉलिसी। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है कि आपका जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट है मॉडल का, वो एग्जिस्ट करता हो, कि ये मॉडल बना किस तरह से, इसकी वैलिडेशन किस तरह से होती है, ये टेस्ट किस तरह से हुआ, ये तमाम चीजें भी डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होनी चाहिए। सो दिस इज फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। आपको अपने बिजनेस यूनिट्स को भी ट्रेनिंग देनी है। सो इट्स नॉट समथिंग जो आपके फाइनेंस और रिस्क मैनेजमेंट को अफेक्ट कर रही है, कैट को अफेक्ट कर रही है, बल्कि जो डेटा आ रहा है वो आ तो बिजनेस से रहा है, जो ट्रांजेक्शंस हो रही हैं वो बिजनेस कर रहा है, क्लाइंट के साथ डीलिंग बिजनेस कर रहा है। सो बिजनेस को मालूम होना चाहिए कि हाउ दिस न्यू रेगुलेशन और न्यू स्टैंडर्ड विल इम्पैक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसको पता होना चाहिए कि किस तरह से अगर उसका क्लाइंट 30 डे क्रॉस करेगा तो इट विल नॉट बी अ बिजनेस एज यूजुअल, बट रादर जो प्रोविजन उसके ऊपर हमने इनिशियली क्रिएट किए थे उससे ज्यादा प्रोविजंस आ जाएंगे। और ये सारी नॉलेज बिजनेस यूनिट्स को कन्वे करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से बिजनेस अब चेंज हो रहा है, बिकॉज एवरीथिंग विल हैव अ कॉस्ट। आप जब प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे तो वो प्रोविजन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी से निकल जाएगा, और जब वो निकल जाएगा तो विच मीन इट विल हैव अ कॉस्ट। सो यू कैन नॉट डू बिजनेस विद एवरी कस्टमर नाउ, you will have to be very selective unless you have unlimited capital जो कि सारे ECL absorb कर पाए, but of course उसकी cost होगी। so आपकी pricing, किस price पे आप लोन दे रहे हैं, वो definitely depend on कि आप किस तरह के customer को लोन दे रहे हैं, because उस customer की rating उसमें होगी। and then आपको सिस्टम में इन्हांसमेंट्स करनी पड़ेंगी, जो भी अभी हम आगे देखेंगे कि क्या डेटा रिक्वायरमेंट्स हैं। सो जो डेटा रिक्वायरमेंट्स हैं उस हिसाब से, और आपको अपने मे बी GL लेवल पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में चेंजेस करने पड़े क्योंकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स चेंज हो रही हैं, आपको कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी सिस्टम पे डेवलप करने पड़े। तो ये सारी चीजें आपको सिस्टम लेवल की चेंजेस चाहिए होंगी। अच्छा, हाँ, ये हमने कुछ चीजें कल शाम में करने के बाद आपको सर्कुलेट की। जी 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 बिल्कुल। सो ओके, सो अब देखते हैं कि ये जो ECL है ये है क्या चीज और किस तरह से ये डिफरेंट है फ्रॉम IAS 39 जो हमारा पहले था इम्पेयरमेंट मॉडल। सो IAS 39 में अगर हम देखें तो इट वाज अ लैगर्ड मॉडल। आप नॉर्मली इट वाज बैकवर्ड लुकिंग। सो आप प्रोविजन उस वक्त करते थे जब देयर वाज एन ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ इम्पेयरमेंट। वो 90 दिन गुजार गया, आपने उसके ऊपर इम्पेयरमेंट कर दी। अब ऐसा नहीं है। द मोमेंट यू बुक कमिटमेंट, आपको प्रोविजन ले लेना है। तो इट्स नॉट ओनली कि आपने उसको डिसबर्स किया, आपने कमिटमेंट का लेटर उसे दिया है, प्रोविजन बुक होना है, उस रिपोर्टिंग पीरियड के ऊपर उसके ऊपर प्रोविजन आ जाएगा। आपने किसी को फाइनेंशियल गारंटी दी है, आपका प्रोविजन आ जाएगा उस रिपोर्टिंग पीरियड के ऊपर। अब जो प्रोविजन आना है वो प्रोविजन आना है बेस्ड ऑन कि आप उसको किस स्टेज में क्लासिफाई करते हैं। देयर आर 3 स्टेजेस जो अदनान ने कुछ एक्सप्लेन भी किया, आगे जाके हम भी उस पर डिटेल में बात करेंगे। सो स्टेज 1 ऐसे कस्टमर्स जो रेगुलर कस्टमर है, स्टेज 2 जो थोड़े से डाउटफुल हो जाते हैं, स्टेज 3 जो कि डिफॉल्टेड कस्टमर जिनको हम कहेंगे आसान अल्फाज में। सो अगर आपका कस्टमर नॉर्मल कस्टमर है, स्टेज 1 है, तो हम जो ECL कैलकुलेट करेंगे वो 1 साल के कैश फ्लोस पे करेंगे, 1 ईयर कैश फ्लोस। मतलब 1 साल में अगर एक बंदे ने लीज ली है और उसने 12 इंस्टॉलमेंट्स देनी है, तो हम December 31 पे खड़े हैं, अगले December 31 तक 12 इंस्टॉलमेंट्स आनी है। हर इंस्टॉलमेंट इज अ डिफॉल्ट पॉइंट। उसके बीच में आपको नहीं पता लग सकता कि वो कब डिफॉल्ट कर रहा है, इंस्टॉलमेंट पे आपको पता लग जाएगा कि वो डिफॉल्ट करने वाला है। सो उसको हम कहते हैं 12 मंथ कैश फ्लो। ठीक है, सो 12 महीने के कैश फ्लो रेगुलर क्लाइंट के लिए। अगर वो स्टेज 2 में चला जाता है तो फिर वो लाइफ टाइम कैश फ्लोज हो जाते हैं।
लाइफ टाइम से मतलब अब आज से लेके जब तक वो मेच्योर नहीं हो जाता, जितनी इंस्टॉलमेंट्स आनी है सबके ऊपर ईसीएल कैलकुलेट होगा. सो जनरली प्रोविजन वुड बी हायर. अगर वो दैट्स फॉर स्टेज 2 एंड स्टेज 3 ऑफ कोर्स. स्टेज 3 में कैश फ्लोज की जरूरत नहीं पड़ती, विल एक्सप्लेन लेटर. स्टेज 1 में सिर्फ 12 कैश फ्लोज है, तो मे बी उसके जो 100 मिलियन का लोन है 5 साल के लिए, उस पर सिर्फ 20 मिलियन के ऊपर प्रोविजन क्रिएट हो रहा है. सो अमाउंट विल बी लिटिल. लेकिन अगर आप कहते हैं लाइफ टाइम में चला गया है, तो फिर वो 100 मिलियन के ऊपर प्रोविजन क्रिएट हो रहा है, एंड फॉर द लाइफ ऑफ इट ऑफ कोर्स प्रोविजन विल बी हायर, क्योंकि उसका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ गया है. We'll explain that as well with our examples, so you don't need to worry about it already कि मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ इसको. This is just the introduction. सारा मसला यही है कि IAS का डिजाइन जी, this is a forward. और ये सारी इसके सारी forward. उस forward looking में मजीद किस तरह से उसको forward करना है, उसके भी provisions हैं, and we'll talk about that as well. So एक तो फॉरवर्ड लुकिंग ये है कि आज हम खड़े होके क्या देख रहे हैं कि वो कस्टमर की डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, और प्लस ये है कि इकोनॉमी जिस तरफ जा रही है उसके हिसाब से वो प्रोबेबिलिटी और किस तरफ जा रही है, ये भी फॉरवर्ड लुकिंग है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट्स नेचुरली हाई हो जाएगी. यस, सो वो सारी चीजें इसमें इंटीग्रेट हो जाती हैं. नाउ जो 3 कंपोनेंट्स हैं, वन ऑफ देम इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, जो कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन. इसको कैलकुलेट करने की कोई एक मेथडोलॉजी नहीं है. देयर आर वेरियस वेज वी कैन कैलकुलेट इट. सो मैं ये कहूँ कि वो सही कर रहा है या ये सही कर रहा है, एज लॉन्ग एज द मॉडल इज स्टैटिस्टिकली फाइन, यू आर गुड. सो मॉडल को स्टैटिस्टिकली गुड होना चाहिए. अप्रोच क्या है, इट डिपेंड्स ऑन आपके पास स्किल्स क्या है, आपके पास डेटा कितना है, आपके पास सिस्टम से अवेलेबिलिटी कितनी है. बिकॉज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज कि आपकी अकाउंट्स की फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट क्वार्टरली तो होगी. उस क्वार्टरली में आपको एक सर्टेन टाइम के अंदर अकाउंट्स बना के देने हैं, और उन अकाउंट्स में ये प्रोविजंस शामिल होने चाहिए. सो यू कांट से कि मैं क्वार्टर खत्म होगा अब मैं काम शुरू करूंगा तो 15-20 दिन में बना लूंगा. दिस कैन नॉट हैपन. सो सिस्टम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करता है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट आपके पास, आप अपनी डेटा की सोफिस्टिकेशन, अपनी स्किल्स की सोफिस्टिकेशन को देखते हुए चूज कर सकते हैं. विल टॉक अबाउट 2-3 अप्रोचेस जो कि पाकिस्तान में यूज हो रही हैं, एंड मोस्टली लोग वही कर रहे हैं. उसमें बेसिक से लेके एडवांस तक सारी अप्रोचेस हैं. विल टॉक अबाउट देम इन आवर प्रेजेंटेशन. लॉस गिवन डिफॉल्ट दूसरा फैक्टर है. फॉर नाउ आई विल कीप इट सिंपल एंड आई विल कीप इट टू के लॉस गिवन डिफॉल्ट हमें ये बताता है कि अगर एक लोन मेरा डिफॉल्ट होता है और मैंने उसको 100 मिलियन दिए थे, और उसके अगेंस्ट मेरे पास एक मॉर्गेज प्रॉपर्टी थी, अब मैंने उसको जब बेचा, सो FSV सब मिला के, और जारी बात है जब वो डिफॉल्ट हुआ और बेचने में 5 साल का अरसा लग गया, सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी भी देखनी पड़ेगी क्योंकि पैसा मुझे 5 साल के बाद मिल रहा है. सब कुछ करने के बाद, और मेरी लीगल कॉस्ट भी इनकर हुई उसके ऊपर, सब करने के बाद मेरे पास जो टोटल रिकवरी आई प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में, वो आई 70 मिलियन. आउट ऑफ 100 मिलियन आई वाज एबल टू रिकवर ओनली 70 मिलियन. माय लॉस गिवन डिफॉल्ट विल बी 30%, 30 मिलियन. सो 1 माइनस रिकवरी रेट इज 70%. 100 आउट ऑफ 100 मिलियन 70 मिलियन मेरे पास आया, मेरी रिकवरी वाज 70 मिलियन विच इज 70%, और 30% मेरा लॉस गिवन डिफॉल्ट हो गया. अब दिस इज फॉर वन क्लाइंट. ऐसा डेटा आपको सारे क्लाइंट्स का हिस्टोरिकली देखना पड़ेगा. हम इस पे आगे डिस्कशन करते हैं कि लॉस गिवन डिफॉल्ट क्या आता है. सो हम क्या कहते हैं, सो एक और तीसरा आपका एक्सपोजर और डिफॉल्ट है जो सबसे सिंपल है, और वो ये है कि हर डिफॉल्ट पॉइंट पे मुझे उससे कितने पैसे लेने हैं इन टर्म्स मनी. अब जब ये 3 नंबर्स आपके पास आ गए, सो फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है जिसको मैं कहता हूं कि उसकी डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी 2% है, और उसको मैंने 100 मिलियन का लोन दिया हुआ है, जो कि 100 मिलियन मुझे मिलना है इस क्वार्टर के ऊपर, और मेरा जो रिकवरी रेट है वो है 70%, तो उसके ऊपर लॉस गिवन डिफॉल्ट 30% का आया. सो सिंपली माय ECL देन वुड बी 100 मिलियन इंटू 2%, 2 मिलियन, और 2 मिलियन का LGD जो मैंने लगाया हुआ 30% का, 2 मिलियन का 30%. सो दैट वुड बी अराउंड 0.6 मिलियन. 6 लाख रुपए मेरी प्रोविजन उसके ऊपर आ जाएगी. सो दिस इज हाउ दिस ECL मॉडल वर्क्स. सो दिस इज इन द मोस्ट सिंपलेस्ट टर्म्स
कि हम ECL कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं. नाउ द रियल डेविल हाइड बिहाइंड दीज टू थिंग्स, PD एंड LGD. सो हम आगे इसको डिस्कस करते हैं कि अब हमारे पास PD कैलकुलेट करने के लिए क्या ऑप्शंस हैं, हम किस तरह से कर सकते हैं. विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल्स. जी नेक्स्ट प्लीज. नहीं सॉरी, आप ज्यादा आ गए. हाँ, सो अभी टॉक अबाउट द स्टेजिंग. हमारे पास जो स्टेजिंग मॉडल है उसमें हमने कुछ बात की कि आपके पास स्टेज 1 वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. परफॉर्मिंग लोन्स, ऐसे लोन्स जहां पे आपको कोई खतरा नहीं है. अंडर परफॉर्मिंग लोन्स, loans for which credit risk has increased significantly since initial recognition, and loans with objective evidence of impairment. अभी तक हमने number of days की बात नहीं की है. हम नहीं जानते कि 30 days is stage 2, हम नहीं जानते कि 90 days. Even 30 days और 90 days का word तो use करता है स्टैंडर्ड, वो कहता है ये रिबर्टेबल प्रिजम्पशन है. आप इसको आप चाहे 30 ना करें, आप 60 कर लें. फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंकिंग और DFIs को 59 डेज अलाउ किए हैं स्टेज 2 के लिए. सो इट्स अ रिबर्टेबल प्रिजम्पशन. सो 30 इज नॉट द फाइनल, बट ICAP की गाइडलाइन अगर आप पे अप्लाई हो रही है, सो यू विल हैव टू फॉलो 30. सो आपको अपने रेगुलेटर को भी फॉलो करना है. सो स्टेज 2 पे हमारे पास हमने 30 डे रिबर्टेबल प्रिजम्पशन ले ली. वो क्लाइंट्स तो इसमें आ गए. इसके अलावा आपके वॉचलिस्ट क्लाइंट्स, बहुत सारे हमारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनको हम वॉचलिस्ट क्लासिफाई कर देते हैं फॉर वट एवर रीजन. मे बी उन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग करवाई हो, मे बी वी थिंक नाउ द गिवन बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न एंड एवरीथिंग, हमारे लिए वो सिग्निफिकेंटली बड़ा रिस्क बन गए हैं. ऐसे क्लाइंट्स जिनका रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है सिंस द टाइम यू स्टार्टेड बिजनेस विद देम, सो वो क्लाइंट भी स्टेज 2 में आएंगे, वो हम आगे भी बात करते हैं. नॉन परफॉर्मिंग जो क्लाइंट है, नॉर्मली अगेन इट्स अ 90 डेज, लेकिन इट्स अ रिबर्टेबल प्रिजम्पशन. आपको 80वें दिन भी लगता है कि क्लाइंट डिफॉल्ट कर गया, पैसा नहीं आना, टेक हिम टू स्टेज 3. आपको 90 दिन के बाद भी लगता है कि द प्रॉब्लम इज जेन्युइन, पैसा आ जाएगा, कोई जरूरत नहीं है उसको स्टेज 3 में लेके जाने की. सो इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल के 90 दिन, जिस अभी ये 90 दिन पे ECI भी रिपोर्ट कर रहे हैं, वो तो हम भी कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन स्टेज 3 में क्लासिफिकेशन जरूरी नहीं है. बट ऑफ कोर्स यू विल नीड टू हैव सॉलिड ग्राउंड्स टू कीप इट इन स्टेज 2 और 1 व्हाटएवर. ठीक है. रीस्ट्रक्चर्ड क्लाइंट्स जो होते हैं आपके, अगर रीस्ट्रक्चरिंग हो गई है, एक तो वो स्टेज 2 में चला जाएगा, नंबर 1, और नंबर 2 उसकी इनिशियल रिकॉग्निशन अब चेंज हो जाएगी. सो अगर आपने उसको 5 साल पहले पैसे दिए थे और अब आप 3 साल के बाद उसकी रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, तो जिस दिन रीस्ट्रक्चरिंग हुई है वो उसकी इनिशियल रिकॉग्निशन में डेट में आ जाएगा. नेक्स्ट स्लाइड. ये वो तमाम फैक्टर्स हैं, और ये दिस इज नॉट द एग्जॉस्टिव लिस्ट, बहुत सारे और भी हो सकते हैं जिसकी वजह से क्लाइंट को हम स्टेज 2 में क्लासिफाई कर सकते हैं. सो चेंजेस इन एक्सटर्नल मार्केट इंडिकेटर्स. आज की मार्केट आपको मालूम है कि कितने बड़े बड़े चेंजेस आ गए हैं. सो आपके बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होंगे जिनको आप शायद स्टेज 2 में मूव करना चाहें, बट स्पेशली दोस्त जो कि ऐसे सेक्टर्स में जहां पे इंपोर्ट डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है. सो दिस इज अ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया. अब ये एक आपका एक सब्जेक्टिव क्राइटेरिया है और इसके हिसाब से आप उसको मूव कर देंगे स्टेज 2 में. आपको पता है वो क्लाइंट अब सर्वाइव करना थोड़ा उसका मुश्किल हो जाएगा. सो पुट हिम इन स्टेज 2. उसकी एक्सटर्नल रेटिंग चेंज हो गई है. अगर रेटिंग चेंज हुई है तो भी आप उसको स्टेज 2 में लेके जा सकते हैं. अब आपको इसके लिए एक क्राइटेरिया अपना बनाना पड़ेगा. अगेन गोइंग बैक टू द पॉलिसी, उस पॉलिसी के हिसाब से आपको ये डिसाइड करना है कि कितने नॉचेस की रेटिंग चेंज पे आप डिसाइड करेंगे कि ये सिग्निफिकेंट रिस्क हो गया. बट आपको डिसाइड पहले कर लेना है और फिर उसको सिर्फ फॉलो करना है. सो अगर AAA से AA में आ जाता है, that's all right, that's not a significant credit risk change. लेकिन AAA से BBB में चला जाता है, हमने जब लोन दिया था वो AAA था, अब BBB हो गया, now that's a significant increase in credit risk. ये this might be around maybe 6 notches downgrade हो गया. बट आपको एक
रीजनेबल पॉलिसी बनानी है, फॉर एग्जांपल कि अगर कोई ट्रिपल ए है या डबल ए है और वो 2 नॉचेस गिर जाता है तो आई विल कंसीडर इट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क। अगर कोई ट्रिपल बी है और वो 1 नॉच भी गिरता है तो दिस इज, सो ये पॉलिसी आपने अपनी खुद बनानी है। इट डिपेंड्स, अगर आपके पास इंटरनल रेटिंग मॉडल मौजूद है तो वो मॉडल पे आप नॉचेस डाउनग्रेड मॉनिटर करेंगे, एंड बैंक्स एंड डीएफआईस आर फॉलोइंग इंटरनल रेटिंग मॉडल्स क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। कुछ लीजिंग कंपनीज एनबीएफआईस के पास डेफिनेटली होंगे इंटरनल रेटिंग मॉडल्स। सो अगर आपके पास रेटिंग मॉडल मौजूद है तो नॉचेस डाउनग्रेड आपने उसके फॉलो करने। अगर आपके पास एक्सटर्नल रेटिंग मौजूद है तो आपने उसकी नॉचेस डाउनग्रेड को फॉलो करना है। एंड अगर कंपनी के ऑपरेटिंग रिजल्ट्स में चेंज आता है नेगेटिव, उस पर आपने रेटिंग डाउनग्रेड कर देनी है और उसको रेटिंग डाउनग्रेड नहीं करनी, उसकी स्टेज डाउनग्रेड कर देनी है। बिजनेस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस में होता है जो कोलैटरल और रीपेमेंट बिहेवियर है आपके पास, अगर उसमें आपको नेगेटिव चेंजेस दिखते हैं तो दैट्स अनदर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉर मूविंग अ क्लाइंट फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 2। Again, the 30 days past due is just a rebuttable presumption. जरूरी नहीं है 30 days। मैंने आज किसी को लोन दिया और 10 दिन बाद मुझे पता लगता है कि ड्यू टू इकोनॉमी इंपोर्ट्स टोटली बैन लग गया, आपको इंपोर्ट नहीं होगी और वो इंपोर्ट डिपेंडेंट कस्टमर था, मैं उसको स्टेज 2 में लेके चला जाऊंगा इमीडिएटली, रिगार्डलेस कि वो 30 दिन डिले हुए या नहीं, मैं उसका वेट नहीं करूंगा। एंड दिस इज व्हाट द स्टैंडर्ड रिक्वायर्स। सो नाउ फ्रॉम मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव अगर हम बात करें तो दिस ऑल्सो क्रिएट्स अ ब्लैक बॉक्स रिस्क। आपने 31 दिसंबर पे फाइनेंशियल्स बनाए, ऑडिटर आके कहता है यार आपने ये क्लाइंट को स्टेज 1 में रखा है, आपने गलत किया, आपने स्टेज 2 में रखना है। सो नाउ योर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वुड बी मोर वोलेटाइल, क्योंकि स्टेजिंग चेंज होगी, प्रोविजन बढ़ जाएंगे, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। सो यस, यू विल ऑलवेज ट्राई योर बेस्ट टू कीप द स्टेजिंग गुड, लेकिन आपका ऑडिटर आके किसी भी बेस पे स्टेजिंग 1 से 2 करवा सकता है, और अगर वो ऐसा करता है तो आपका एक रिस्क हमेशा रहेगा फ्रॉम द मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी वॉलेटाइल हो सकती है। सो यू विल नीड टू कीप दैट इन माइंड फॉर दैट। सो अब आ जाते हैं एक्सपोजर एट डिफॉल्ट पे, कि वो नॉर्मली क्या होते हैं। सो स्टेज 1 कस्टमर के लिए आप हर, जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि हर रीपेमेंट डेट के ऊपर मैंने उससे कितना प्रिंसिपल लेना है और कितना इंटरेस्ट लेना है, वो मेरा एक्सपोजर एट डिफॉल्ट बन जाएगा। अगर वो मेरा ऐसा क्लाइंट है जिससे अभी सिर्फ मेरी कमिटमेंट है तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं एक हाइपोथेटिकल शेड्यूल बनाऊंगा रीपेमेंट। मुझे ये पता है कि मैंने उसको 100 मिलियन की लाइन दी है और वो मुझे क्वार्टरली पेमेंट्स में 1 साल में वापस कर देगा फॉर एग्जांपल। सो मैं 1 साल का क्वार्टरली शेड्यूल बनाऊंगा और उस शेड्यूल के ऊपर फिर ईसीएल कैलकुलेट करूंगा। सो स्टेज 1 में माय एक्सपोजर एट डिफॉल्ट विल बी प्रिंसिपल प्लस द मार्कअप। स्टेज 2 फॉर 12 मंथ्स होगा, 1 साल। स्टेज 2 में जो भी आ गया वो मैंने आपको बताया कि वो फिर पूरी लाइफ पे होगा, तो उसका जो भी पूरा रीपेमेंट शेड्यूल है उस तमाम के हम बोलेंगे एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। स्टेज 3 में एज पर स्टैंडर्ड थोड़ा सा डिफरेंस है। स्टेज 3 में स्टैंडर्ड ये कहता है, अभी तक स्टेज 1 और 2 में आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो अपने ग्रॉस लोन के ऊपर। सो विच मीन्स अगर मैंने उसको 100 मिलियन दिए हैं तो मेरी लोन की अप्रूवल 100 मिलियन के ऊपर चल रही है। एज पर एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस हम लोन पे मार्कअप सस्पेंड कर देते हैं, राइट। हम स्टेज 3 या डिफॉल्ट में जाने के बाद मार्कअप जितना अक्रू होता है उतना सस्पेंड कर देते हैं। IFRS 9 ऐसा नहीं कहता। IFRS 9 कहता है कि आपने मार्कअप अक्रू करना है, लेकिन मार्कअप अक्रू करना है नेट ऑफ प्रोविजन प्रिंसिपल के ऊपर। सो अगर मेरा 100 मिलियन का प्रिंसिपल था नेट ऑफ प्रोविजन, नाउ तो आपका अगर 100 मिलियन का प्रिंसिपल था और उसके ऊपर 30 मिलियन का प्रोविजन खड़ा है तो 70 मिलियन के ऊपर मैं मार्कअप अक्रू करूंगा और ईसीएल उसी तरह से कैलकुलेट होगा। बट पाकिस्तान में जाहिर बात है हमारे जो रेगुलेटर्स हैं, बॉडीज हैं, वो हर चीज को एक थोड़ा देसी तड़का जरूर लगाते हैं। दिस इज व्हाट आई से। सो उन्होंने यहाँ पे भी वो लगाया और काफी जगहों पे लगाया इस स्टैंडर्ड में, और उन्होंने कहा नहीं, इस वाली चीज को हम नहीं मानते। सो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस, आपने मार्कअप सस्पेंड नहीं करना। सो एज ऑफ नाउ आपकी जो स्टेट बैंक की रेगुलेशन है एज पर देम मार्कअप सस्पेंशन है, एंड आई थिंक जो आईकैप की गाइडलाइन है उसमें भी मार्कअप सस्पेंशन है। स्टैंडर्ड ऐसा नहीं कहता, स्टैंडर्ड आपको अलाउ करता है अक्रूवल।
यस रेगुलेटर्स का पॉइंट है, वो ये कहते हैं कि सिंस इट्स वेरी इनिशियल, वी आर जस्ट लर्निंग थिंग्स, सो वी डोंट वांट टू चेंज दीज थिंग्स फॉर गुड। हम आगे जाके देखते हैं हाउ दिस पैन्स आउट, और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता चीजें रिवर्स करेंगे। सो ये जो जितने अभी तक हमने देसी तड़के लगाए हुए, ये आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स होंगे, बट इट विल टेक सम टाइम, जब तक ऑडिटर्स और इंडस्ट्री इसका थोड़ा सा यूज टू होती है तब तक। अच्छा, इसमें बाकी सारी चीजों पे तो बात हो चुकी है कि कमिटमेंट्स पे भी आपने करना है। एक जो प्रोविजन अवेलेबल है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, वो ये है कि वैसे तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने जो क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर का एक वर्ड यूज होता है। अब वो क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर क्या चीज है? क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर ये है कि मैंने एक लोन की कमिटमेंट दी है, जरूरी नहीं है जिसको मैं कमिटमेंट में दूं वो आके अपने पैसे पूरे के पूरे विथड्रॉ करे। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। अगर आपने आपने क्या करना है, आपने अपना डेटा को स्टडी करना है। आपने अपना 5 साल का डेटा स्टडी किया एंड यू सॉ के 5 साल में मैंने 100 क्लाइंट्स को कमिटमेंट्स की लाइन दी और उसमें से 70 ने आके यूटिलाइज किया, तो मेरा जो क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर बना कमिटमेंट से वो 70% बना। सो जब मैं ECL कैलकुलेट करूंगा अपनी कमिटमेंट्स पे, जो कि अभी अनड्रॉन है, जो कि अभी सिर्फ कमिटेड है, उसके ऊपर मैं 70% का फैक्टर लगा दूंगा, विच मीन मैं उसका प्रिंसिपल, अगर मैंने उसको 100 मिलियन की लाइन दी है तो मैं 100 मिलियन नहीं कंसीडर करूंगा बल्कि 70 मिलियन कंसीडर करूंगा। सो ये अगर आप स्टडी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और एक 1 पॉइंट इन टाइम आपको करनी पड़ेगी। रेगुलेटर शायद आपको थोड़ा सा टाइम दे दे कि ये यहां तक का टाइम आपके पास अवेलेबल है, इसके बाद आपको करनी है। सो वो टाइम आपको मिल जाएगा, लेकिन इट्स बेटर कि यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। आप इसका डेटा कम से कम जमा करना शुरू कर दें, क्योंकि ये कन्वर्जन फैक्टर्स आपको लगाने पड़ेंगे। इन एब्सेंस ऑफ दैट, एक बाज़ल का पूरी गाइडलाइन है, पूरी है, जो कि जाहिर बात है उन्होंने दुनिया भर की बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर रिसर्च करके कुछ फैक्टर्स निकाले हैं। वो ये कहते हैं कि आपने अगर कोई कमिटमेंट की है तो आप उस पर 100% का फैक्टर लगा लें कन्वर्जन। अगर 100 का लोन है तो 100 मिलियन डिसबर्स हो जाएगा, और अगर कोई गारंटी है तो उस पर 50% का कन्वर्जन लगा लें। गारंटीज आर कि जब हम कोई प्रोजेक्ट कंप्लीशन गारंटी दे दी, कोई सेटिस्फैक्शन की गारंटी दे दी, कोई भी गारंटी दी है तो उस पर आप 50%। सो अगर मैंने 100 मिलियन की गारंटी दी है तो मैं उस पर 50 मिलियन कंसीडर करूंगा अपना एक्सपोजर एट डिफॉल्ट, 100 नहीं करूंगा। कन्वर्जन फैक्टर उसके ऊपर लग रहा है। इसमें कुछ चीजें और भी होती हैं EAD की कैलकुलेशन में, जैसे अगर आपके पास कैश कोलेटरल मौजूद है तो आप उसमें से माइनस कर लें, बिकॉज इट्स अ गुड कैश कोलेटरल। स्टेट बैंक तो हमें गवर्नमेंट ऑफ सिक्योरिटीज को भी अलाउ कर रहा है कि अगर आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनकी मार्केट वैल्यू एडजस्ट कर लें फ्रॉम एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। तो मैंने आपको 100 रुपए का लोन दिया, मेरे पास आपकी 90 मिलियन की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मौजूद है, मेरा एक्सपोजर एट डिफॉल्ट सिर्फ 10 मिलियन बचा, क्योंकि 90 मिलियन मैंने सेट ऑफ कर दिया। अब मेरे पास 100 मिलियन का लोन है और 100 मिलियन का कैश अवेलेबल है, आई डोंट नीड टू कैलकुलेट ECL फॉर योर लोन। सो ये प्रोविजंस अवेलेबल हैं, बट हर क्लाइंट ऐसा नहीं करता। लेकिन आपके बिजनेस में बहुत सारे क्लाइंट्स जो लीजेस लेते हैं उसमें LKM एक हम लेते हैं उनसे लीज की मनी, वो लीज की मनी आप EAD से एडजस्ट कर सकते हैं, या अपने LGD से आप EAD से एडजस्ट करते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। सो आप ये करें कि अगर मैंने आपको 10 लाख रुपए की एक गाड़ी लीज करके दी और 2 लाख रुपए उसमें लीज की मनी है, तो मेरा एक्सपोजर और डिफॉल्ट सिर्फ 8 लाख रुपए होगा। सो दिस इज हाउ यू डू एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। लीज की मनी, LKM इज लीज की मनी, security deposit basically. So now the most difficult one, the probability, the most complex one, the probability of default. इसको हम कैसे कैलकुलेट करें जी? कंटिन्यूटी रहे तब नहीं, ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, अगर टी ब्रेक कर ठीक है, लेंगे तो ये अच्छा। रिफ्रेश होके ज्यादा समझ आएगा। अच्छा ठीक है ठीक। हाँ यही मेरे कहा। अच्छा जनाब, हम 15 मिनट के लिए जरा डिस्पर्स होते हैं फॉर टी ब्रेक, तो उसके बाद जो हमारे जूम पे हैं वो 15 मिनट का ब्रेक सुन लें और वो भी चाय पिए और फ्रेश हो जाए। ठीक है, थैंक यू।
जी जी नहीं, जी जी नहीं, ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो आई वुड रियली वांट कि आप चाय पी के आए, थोड़ा ज्यादा समझ आए। अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है, सिगरेट नहीं रेट पड़ेगी। आयशा कैसी है? ठीक है।